अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त हिजान का शिकार है और क्या इसके नतीजे में कोई खलफशार पैदा हो सकता है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आवाम जो है वह हुकूमती दावों और अपोजिशन की बड़कों के दरमियान पिस रही है। हुकूमत ये समझती है कि लोगों की आमदन में इजाफ़ा हो रहा है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक सस्ता मुल्क है और उनका ये दावा है कि वो 2023 से कबल जो है महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि ये जो महंगाई है ये आर्जी है और 2-3 महीने की बात है, बैनुल-अक़वामी सतह पर कमोडिटी प्राइस अपनी जगह पर आ जाएंगी और उसके नतीजे में जो है मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम तवातुर के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम बिजली की कीमतें भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। टैक्स इस्तिस्ना जो ख़त्म किए गए उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन है और जो टैक्स आयद किए गए हैं या इस्तिस्ना ख़त्म किया गया है वो पासान नहीं होंगे अवाम को, क्योंकि ये काबिल वापसी भी हैं और ये एडजस्टेबल भी हैं। लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ दूसरा है। तीसरी जानिब जो बात कही जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वो अब इसके अखराजात का साथ नहीं दे पा रहे हैं और दोनों का साथ ना देने के सबब कर्ज़ जो है वो लेना पड़ रहा है। और ज़ाहिर है कि जब आप कर्ज़ लेते हैं तो फिर शराइत भी तस्लीम करनी पड़ती हैं और IMF जो है वो पाकिस्तान के लिए अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहा है जहाँ हमें सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा है। अभी जो हालिया मिनी बजट और फिर स्टेट बैंक जो है उसका तरमीमी बिल कौमी असम्बली से पास हुआ है, जिस भी तरीके से पास हुआ है, उसके नतीजे में ये बात अब अपोजिशन ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसको गिरवी रख दिया गया है। पाकिस्तान की जो मुआशी खुद मुख्तारी है उसको दूसरों के हाथों में दे दिया गया है। अब हम अपने फ़ैसला साज खुद नहीं हैं और उसके नतीजे में हमारी शरह नमू मुतासिर होगी और जब शरह नमू मुतासिर होगी तो फिर बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी और वसाइल पैदा करने वाले ज़राए जो हैं वो भी मादूम होंगे। अब ये बुनियादी तौर पर जो मंज़रनामा है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के मुताबिक उभर कर सामने आता है। इसकी अपनी वजूहात हैं और बुनियादी तौर पर इस पर बात होनी चाहिए और बहुत तवातुर के साथ बात होनी चाहिए। हम जो लायानी किस्म के सियासी चीज़ों में उलझे हुए हैं जिनका कोई सर है ना पाँव है, ये जो बुनियादी इश्यूज़ हैं ये तकाज़ा करते हैं कि इनको देखा जाए कि ये किस नौइयत के हैं। पाकिस्तान की रियासत जो है वो कितनी इससे कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है और जो भी फ़ैसला साजी हो रही है उसके नतीजे में पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है या ये कि हम एक ऐसी सूरत हाल के नज़दीक पहुँच रहे हैं जहाँ पर डिफ़ॉल्ट के साए जो हैं वो भी लहरा रहे हैं। एक आम आदमी भी ये सवाल पूछता है कि हम 32-33 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र की बात करते हैं तो ये जो डॉलर्स हैं ये कहाँ जाते हैं? इसका आसान जवाब लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है और मेरे आज के जो मेहमान हैं वो इन सब मामलात के एक्सपर्ट हैं और वो इन पर गहरी नज़र भी रखते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कुछ अरसा अपने हाथों में लेकर देखा भी है। मेरे आज के मेहमान माहिर टैक्स अमूर हैं, साबिक चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि हम एक हिजान में मुब्तला हैं, आगे आप कोई खलफशार पैदा होते हुए देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि हमारे ऊपर किस किस्म के गहरे बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं? नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जो आपने इसका जो इसका बयानिया दिया है, जो आपने इसका प्रियम्बल अभी आप मेरे सामने रखा है, वो तकरीबन तमाम बातें सच पे मबनी हैं और वो पाकिस्तान की एक बुनियादी चीज़ है। और आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम मुस्तकिल
बे, बे, बेकार की चीजों में और एक जाती अनाज में और जाती झगड़ों में गुजार रहे हैं। और जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, वो हमारे हमारे पेश नज़र नहीं है। और ये इसमें मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि ये जो अंग्रेजी का एक लफ्ज है कि देयर इज द मेथड इन द मैडनेस, कि इस पागलपने के पीछे भी कोई वजह है। तो ये मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि इस पागलपने के पीछे भी कोई वजह है, क्योंकि जो हमारा तबका है, जो हमारा तबका साहिब इक़्तिदार है, वो चाहता है कि मईशत के ऊपर से बुनियादी जो हमारा नजर है वो हट जाए। और पाकिस्तान, क्योंकि वो अगर रहेगी तो उनके मफादात को ठेस लगेगी। आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन 25-30 दिन पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की ममलिकत दिवालिया होने के करीब है, और उसके मुख्तलिफ पहलू मैंने बयान किए थे, वो इसी पैराए में थे। और वो बात मैं अब दोबारा आपको कहना चाहता हूँ। बात यह है सर कि पाकिस्तान की मईशत जिस हालत में खड़ी है, और जो पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी खतो खाल हैं, उसमें मुझे कोई बुनियादी तब्दीली शॉर्ट टर्म के मेजर से होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये हालात बदत बदत तदरीज खराब होते जाएंगे। उसमें उस गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट साहिब अख्तियार होगी, उसका कसूर नहीं होगा, बल्कि वो उसी पुराने बोझ के तले दबती जाएगी। नहीं, अगर आपने इसमें वो शब्बर जैदी साहब आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं ज़रा उसकी वजाहत आपसे ले लूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो आपने कहा कि आपने जो कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान दिवालियापन के करीब है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप दो टोक अल्फाज में अगर आपको इस हवाले से कुछ कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे? मैं वही कहूंगा जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालियापन के बहुत करीब है। और देखिए बात ये ना, नदीम साहब के वो जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया तो लोगों ने उसको मुख्तलिफ पैराए में लिया। देखिए रियासतें कभी किसी कंपनी की तरह दिवालिया नहीं होती कि वो दिवालिया होकर उनको बेच दिया जाए, मगर रियासतें कमजोर से कमजोर तक होती जाती हैं। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये होता है कि आप अपनी फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी पे नहीं कर सकें। ये भी कोई पैमाना नहीं है कि डिफॉल्ट भी कोई किसी रियासत का पैमाना नहीं कि वो खत्म हो गई। रियासतें खत्म कभी भी माशी तौर पर खत्म नहीं होती, रियासतें माशी तौर पर तबाह हो जाती हैं। जैसे आपने देखा कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक रियासत थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन माशी तौर पर कमजोर हुई और कमजोर होकर बिखर गई। वो भी एक नतीजा था। दो तो रियासतों का जो मामला होता है, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की थी, जिसको जिसको जो जो आपसे आज भी खाया हूं, मैंने ये कहा था कि अगर ये कारोबार होता तो ये दिवालिया था। मगर रियासत के पैमाने अलग होते हैं। मगर रियासत जब इस हालत में आती है तो वो निहायत खराब हालत में चली जाती है, और पाकिस्तान उस हालत में जा चुका है। इस पे अगर हम ये कहते रहे कि पाकिस्तान नहीं गया है, तो हम हकीकत से आंखें मोड़ रहे हैं और हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। तो मैं आपकी बात से कह रहा हूं कि वो हालत है पाकिस्तान में, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं। मैं इसको आपको और आसान कर देता हूं। अगर आप ये समझते हैं, मैं ये समझ आपके सामने रखता हूं कि अगर आज कोई मुझे आदमी ये कहे कि पाकिस्तान अपने बैरूनी खर्जे या अपनी करेंसी को स्टेबल कर सकेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिस हालात में जिन 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 तरीकों से हम आज मुल्क चला रहे हैं, उसमें ना ये कभी कर्जे पे होंगे और ना हमारी करेंसी स्टेबल हो सकेगी, ये मुस्तकिल गिरती जाएगी। अब इसको आप इकोनॉमिक्स की टर्म में और ऐसी टर्म में क्या कहते हैं, वो आप अपने हिसाब से लगा लें। लगा ये सकते जरूर हैं। है। शबर जैदी साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, शबर जैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। एक वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शबर जैदी साहब, एक बड़ा सिंपल सवाल लोग पूछते हैं और शायद आप आसान फहम ज़ुबान में ये समझा सकें। वो ये कहते हैं कि 32-33 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आती है, आपने तो रुपया ही तकसीम करना होता है, तो ये आखिर हमारा जो डॉलर की कमज़ोरी है उसको ये सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए नदीम साहब, आपने बिल्कुल सही चीज पे हाथ रखा है। देखिए बात यह है कि जो हमारा डॉलर का
डॉलर की रिक्वायरमेंट है या जो हमारी डॉलर का खर्चा है वो तकरीबन 70 का है। तो 70 का खर्चा है डॉलर का जो हमें खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए हमें डॉलर चाहिए। वो 70 का खर्चा हमें उसके दो, और वो खर्चा दो जगह से पूरा होता है। एक है उस हमारी एक्सपोर्ट और एक है हमारी तहसीलात। तो दोनों 30-30 अगर लगा लें, तो अगर वो ज्यादा 30-30 भी लगाते हैं तो 30-30-60 होता है। तो 10 का तो हमेशा हमारा डेफिसिट रहता ही है। तो 10 का डेफिसिट या हम लोन लेके पे करेंगे, या हम ऐड करेंगे लोन में, या हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए 10 की। तो 10 का तो हमारे हमारे पास एक ऐसा कला है जो जो अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप तफसीलात तो आप समझे ना, आप जो गौर कर रहे हैं तफसीलात पर, वो ठीक है बिल्कुल, मगर आप ये भी तो सोचे ना कि हमने वो 70 जो हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पर, उसको उसका हिसाब तो कोई देने को तैयार ही नहीं है ना। अगर आप उसका हिसाब करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि ये रियासत नाकाम क्यों हो रही है। अच्छा, इसमें शबर जैदी साहब, ये आपका बड़ा सख्त लफ्ज़ है, रियासत नाकाम हो रही है। जब आप रियासत नाकाम होने की बात करते हैं तो ये तो दिवालियापन से भी ज़्यादा सख्त लफ्ज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो फिर हकूमती दावे हैं मुआशी खदोखाल के बारे में, वो सब झूठ पर मबनी है? नहीं, देखिए, बात ये झूठ और सच की बात नहीं है नदीम साहब। बात ये है ना कि दो तरीके होते हैं किसी चीज को देखने में। जिसका घर होता है ना जी, जिसका घर होता है ना, जिसका जो मालिक होता है घर का, उसको अपने घर का दुख होता है। वो जरा उसको उसको कंजर्वेटिवली देख रहा होता है, और वो कोशिश करता है कि उसकी बुनियादी खामियों पे नजर रखे। ये हमारा घर है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया है। तो हम इसको एक एक उस पहलू से देख रहे हैं कि हमें इसको हर हाल में मजबूत रखना है। जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं, उनकी हर गवर्नमेंट का एक सियासी पहलू होता है। वो सियासी पहलू ये होता है कि वो अपनी टर्म गुजारें और अगला इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। तो वो लोग हमेशा किसी भी पार्टी में वो हमेशा लोगों को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं। ये बुनियादी फर्क है। ये हमारा घर है, हमने इसको बनाया है, हमें इसको बाकी रखना है। तो हम इसकी बुनियादों को हिलने नहीं देना चाहते। मगर हमें यह भी अंदाजा होना चाहिए कि अगर हम हमारा घर है तो हम ये चाहते हैं कि हम उसकी बुनियादों को संभालें। अगर ये बुनियादें गिरने जा रही हैं, या बुनियादें कमजोर हो गई हैं, बुनियादों में सीलन आ गई है, तो वो हमें निकालनी है। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती हैं, कमजोर गवर्नमेंट्स होती हैं, फ्रिजाइल डेमोक्रेसी है उनकी, और पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है, सियासत करनी होती है। वो कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाहते। तो वो इस सिलसिले में वो झूठ नहीं बोल रहे हैं बेचारे। वो सिर्फ ये है कि वो एक वो व्यू देना चाहते हैं कि लोग मायूसी की तरफ जाए। मैं मायूसी की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये एक घर है आपका, अब इस घर को आप संभालें, इससे पहले कि घर ऐसी जगह में चला जाए कि रहने के काबिल नहीं रहे। अ, इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि वो बात कर रहे हैं कि मायूसी ना फैले। आप क्या समझते हैं कि रुपये की इस वक्त जो कदर की सूरत हाल है, महंगाई की इस वक्त जो हालात हैं, बेरोज़गारी का जो सिलसिला है, और फिर हम जिस तरीके से वसाइल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये सस्टेनेबल है? देखिए नदीम साहब, बात यह है कि एक नैरेटिव जो कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में, इसको मैं हकीकत पसंदाना नैरेटिव कहूंगा। वो नैरेटिव मैंने तकरीबन 3-4 महीने से उस नैरेटिव को पब्लिक में रिलीज किया है, और पब्लिक ने उसको बड़े तमीज से और तरीके से सुना है। और मैं उनके लोगों के एहसास से भी वाकिफ हूँ। तो और आप ये देख रहे होंगे, आप भी फॉलो करते होंगे फाइनेंशियल प्रेस को। वो उस प्रेस भी उसको फॉलो कर रहा है, और वो ये पाकिस्तान के उन पहलुओं पे जो पहले नजर नहीं की गई, नजर डाली जा रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे इकोनॉमिस्ट हैं आतिफ मियां साहब, उसने भी कल कुछ ट्वीट्स किए हैं। वो भी तकरीबन वही सारी बातें कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ये तो मेरा ये कहना है कि जो हमने मुहिम शुरू की है, या जो हमारा ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बुनियादी माशी मसाइल पे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए,
फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की जाए, फिर उसमें रेक्टिफिकेशन की जाए। ये हम तीन मरहलों की सोच के तहत काम कर रहे हैं। और मेरा जाती व्यू है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं। और पहले हमने कम से कम आइडेंटिफिकेशन में अब तकरीबन एक बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की मईशत की जो खामियां हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं बाय एंड लार्ज, इस पर कंसेंसस है। अब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात इस वक्त चल रही है और उसी मुहिम का अगला हिस्सा होगा जो आप देखेंगे बहुत जल्दी कि वो रेक्टिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएगी कि अब इसको सही कैसे करना है। और जब उस प्रोसेस में हम चले जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क को एक मीडियम और लॉन्ग टर्म में इन माशी मसाइल से निकाल सकेंगे, जो कि तकरीबन सारे मसाइल गैर सियासी होंगे। ये सियासी तरीका नहीं होगा बल्कि ये होगा। और मैं ये समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज की है, अगर आप उसे गौर से पढ़ें, खासकर उसका जो इकोनॉमिक सेक्शन है, तो वो 99.9% वो बात कर रहा है जो मैं कह रहा हूं। अंग्रेजी का फर्क है, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये उसने वो तकरीबन अगर नदीम साहब उसको उसकी आप अंडरलाइन टोन को पढ़ें तो वो यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। वो ये कह रहा है कि जी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसइक्विलिब्रियम है, गरीब अमीर का फर्क बढ़ रहा है, वो ये कह रहा है कि चीजें सेटल नहीं हो रही। तो वो बात तो वो यही बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं। तो वो जो एक्सेप्टिव वो बात करेक्शन की तरफ जा रही है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम छोटे मोटे करेक्शन नहीं करें बल्कि बड़े करेक्शंस करें और पाकिस्तान की मईशत को एक सही धारे पर ला सके। शबर जैदी साहब, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, आप जो बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी के फ़र्क के साथ वही है, इदराक भी है, तो क्या हमने उसका जो अमल दरामद का ज़रिया है वो स्टेट बैंक की जो मौजूदा बिल है जिसके तहत वो तकरीबन IMF के कंट्रोल में चला जाता है, वो निकाला है? अच्छा, इसमें मैं देखिए मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ। अब आप मेरे साथ अभी मेरे सामने हैं, अगर आप कहें तो मैं सामने लाके उस पॉलिसी का आइटम टू आइटम ही पढ़ सकता हूँ आपके साथ, मगर उसको छोड़े मैं आपको उसमें तीन चीजें बात की है उसने, ट्रेड इम्बैलेंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिसइक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आपका जो सवाल है जो आज इस पहलू से आप बात करें, वो आप ये कह रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये काम जो हमारा करेक्शन का है और जो हमारा सर्जन है जो हमारी हमारी मईशत का ऑपरेशन करेगा वो IMF है। ये आपका मुझे नजर आ रहा है। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और मगर कुछ चीजों में मैं मुत्तफिक हूं। जहां तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल है उसके बारे में और एक्ट है उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में, और मैं एक बात को बिल्कुल बिल्कुल सही समझता हूं कि जितना उस बिल के बारे में हवा बनाया जा रहा है वो इतना बड़ा नहीं है और लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो ये कहे कि पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया गया है। इस पे मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन नदीम साहब आपके साथ तो हो रही है, मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन उन लोगों के साथ हुई है जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा साहब थे, उनसे मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई, हमने क्लॉज टू क्लॉज स्टडी किया और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये जो चीज है ये भी एक गलत बात की जा रही है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई आजाद इलाका बना दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मईशत को मैनेज नहीं करता। पाकिस्तान की मईशत को मैनेज करने का काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ उसका इदारा है। उसके पास दो पावर्स हैं। एक पावर उसके पास है मॉनेटरी पॉलिसी की, डिस्काउंट रेट की, एक पावर उसके पास है एक्सचेंज रेट की। दोनों में गवर्नमेंट की पोजीशन अपनी जगह वाजे है। जहां तक आप लोन्स की बात कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक से लोन ले सकते, वो पहले भी नहीं था, उसको पहले भी आपको हर क्वार्टर के बाद जीरो करना होता था। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। अब मैं जहां पे आपकी बात एग्री करता हूं नदीम साहब, वो ये है कि जब क्लास के बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं ना तो उनको कोई मॉनिटर चाहिए होता है। हमारा प्रॉब्लम ये आया है कि हमने इतनी ज्यादा शरारतें की हैं माशी मसाइल में कि अब हमें एक मॉनिटर चाहिए जो हमें ये बता सके कि भाई आप इस शरारत का लेवल ये होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। शबर जैदी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक।
मेरे आज के मेहमान साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शब्बर जैदी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप मॉनिटर की बात कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब मॉनिटर जो है ये तय कर ले कि पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र को शरह सूद से जोड़ दे, आपको पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें अफरात ज़र की सबब शरह को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शरह सूद जवाब नज़र आता है। देखिए, मैं आपकी बात से शायद कॉन्सेप्चुअली एग्री कर सकूं, मगर जब आपका पेट खाली हो और दामन खाली हो, तो फिर आप उसूलों की बात जरा मुश्किल हो जाती है करनी। पाकिस्तान ने अपने अपने वजूद में आने के बाद से आज तक 21 प्रोग्राम किए हैं IMF के, और ये 22वां प्रोग्राम है जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और जितनी भी गवर्नमेंटें आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे, उनकी सबकी गवर्नमेंट में कोई ना कोई IMF प्रोग्राम रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमें मॉनिटर नहीं चाहिए, वो अगर मॉनिटर के बगैर रहना रहे हैं या रहने का समझते हैं, तो वो फिर पाकिस्तान की मईशत को नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉनिटर का होना अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर मॉनिटर के कोई फैसले हम ये समझते हैं कि हमारी माशी प्रॉब्लम के लिए या हमारी कौम के लिए अच्छे नहीं है, तो इसका इलाज दो है। या तो हम मॉनिटर को कहें कि आप जाएं और हम अपनी क्लास को खुद मैनेज करेंगे, या हम मॉनिटर को ये समझा सकें कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से नदीम साहब, पहला ऑप्शन मेरे पास नहीं है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है सिर्फ, और मैं ये बिल्कुल मैंने उनके साथ डील किया है, IMF के साथ, जब मैं था वहां पे इस्लामाबाद में। मैं ये समझता हूं कि उनकी अंग्रेजी और हमारी अंग्रेजी मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि हम अपनी अंग्रेजी के पीछे सियासी मफादात और जाती मफादात और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को साइड पे रखें और लॉन्ग टर्म बात करें। नहीं, इसमें शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि उनकी अंग्रेज़ी हमारी अंग्रेज़ी के साथ मिल सकती है, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए शरह नमू जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, और अगर IMF जो है वो स्टेट बैंक जो है उस डायरेक्शन को फॉलो करता है जो मैं बात कर रहा हूँ, और हम बुनियादी तौर पे IMF का प्रोग्राम एंटी ग्रोथ प्रोग्राम होता है, तो ऐसी सूरत हाल में हम बजाय इसके कि संवरने की जानिब जाएं, मज़ीद बिगड़ नहीं जाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए नदीम साहब, कि शरह नमू जब हमने मुशर्रफ के ज़माने में बहुत हाई रखी थी, नवाज शरीफ के ज़माने में भी बहुत हाई रखी थी, तो वो शरह नमू जो थी वो किन उसका रिजल्ट किसकी जेब में गया? क्या उसका रिजल्ट आम आदमी की जेब में गया? क्या पाकिस्तान का आम आदमी उस शरह नमू से फायदेमंद हुआ? आप मुझे ये समझाएं पहले कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव शरह नमू, अब ये जो दुनिया का जो सिस्टम है, उसमें शरह नमू अब कोई अहमियत उस तरह से नहीं रखती जब तक उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्विटी नहीं आए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुशर्रफ के जमाने में शरह नमू बहुत बेहतर थी, नवाज शरीफ के जमाने में शरह नमू बेहतर थी, और आपने किया क्या कि आपने इंपोर्ट का बिल बढ़ाते गए। आप इंपोर्ट का बिल बढ़ाते बढ़ाते आपने हर आदमी को मोबाइल दे दिया, हर आदमी के हाथ में सेलफोन दे दिया, हर आदमी के हाथ में AC दे दिया, हर आदमी के हाथ में VCR दे दिया। अब ना AC के लिए बिजली है, ना VCR है, ना कुछ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि IMF वाले सही बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप अपने घर के पॉलिसीज को सिर्फ शरह नमू पे रखेंगे तो सही नहीं होगी। मगर स्टेट बैंक ऑफ, पहली बात यह है कि कहीं पे IMF ने ये नहीं कहा कि हम शरह नमू को मैनेज करेंगे। वो आपको ये कह रहे हैं कि जी जो बुनियादी कदोखाल हैं, जो बुनियादी उसूल है मईशत के दुनिया के, वो तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से किसी किताब में ये नहीं लिखा कहीं पे नदीम साहब, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि IMF की पॉलिसियां हमेशा एंटी ग्रोथ होती हैं। ये मुझे नजर नहीं आता। मगर फिर वही वाली बात है नदीम साहब कि आप पहले ये तो फैसला कर लें कि जब उस मॉनिटर को आप निकाल अगर आपके पास निकालने की सलाहियत है, तो मैं पहला आदमी होऊंगा उसको निकालने के लिए। मगर अगर आपने 2-3 साल के नहीं, बाद शब्बर जैदी साहब, मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि जब IMF से बात हो रही होती है, जब हम मुआहिदा करने जा रहे होते हैं, तो शराइत क्या होती हैं?
शराइत ये होती हैं, बिजली देखिए की कीमत मैं बढ़ा आपको दो। उसकी एक मिसाल सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ सवाल मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। बिजली की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोलियम प्राइसेस में लेवी बढ़ा दो, टैक्सेशन की इस तरह की कर लो कि नज़र आए कि वसाइल आ रहे हैं और हमारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाए। कहीं आईएमएफ की उसकी प्राइवेटाइजेशन वापडा की किस तरीके से करनी है, डिस्कोस कैसे प्राइवेटाइज करने हैं, कहीं ये पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर उसी गर्दन के गिर रस्सी टाइट करके कहें कि अपनी इंपोर्ट कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री जो है उसको लगाओ, उसको मराद दो, अपना बेस जो है उसको बढ़ाओ। शबर जैदी साहब, ये मैंने 22 के 22 जो आईएमएफ के प्रोग्राम्स देखे हैं, इस किस्म की कंडीशनैलिटीज़ तो कहीं नहीं देखी। अच्छा मैं अब आता हूँ। आपने देखिए जो तीनों प्रोग्राम, तीनों बात पहली की वो तो आप एग्री करते हैं कि वो ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की उन्होंने बात नहीं की, मगर उन्होंने कहीं नहीं कहा, कहीं कहा है आपको कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। अच्छा अब मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। अब आप मुझे अब मैं आपको समझाता हूँ जो आज गलतफहमी आपकी दूर कर देता हूँ। आप नदीम साहब, आपने पाकिस्तान के एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को स्टडी किया है? आप मुझे बताएं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने चाइना के साथ किया हुआ है, उसके तहत आप कौन सी चीज पाकिस्तान में बना सकते हैं? मुझे समझा दे जरा। देखिए ये बड़ी आसान है ये सारी बातें करना, मगर मैं नहीं चाहता कि अपने दामन में जो दाग है वो हमारे मैं आपके सामने रख दूं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ चाइना हम क्या बनाएंगे? देखिए हम कोई वो तो टेक्नोलॉजी तो बना नहीं सकते, हम तो कंज्यूमर आइटम ही बनाएंगे ना। हम क्या बना सकते हैं? जो बेसिकली कंज्यूमर आइटम बनाएंगे, अपनी चीजों की पेन पेंसिलें बनाएंगे, जूते बनाएंगे, ये चीजें बनाएंगे ना जो हमारी सलाहियत है। आप जरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना को स्टडी करें और फिर मुझे बताएं कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना रहता है तो पाकिस्तान कौन सी इंडस्ट्री को कर सकता अब है? शबर जैदी साहब, अब मेरा मेरी आपसे फिर यहीं पर मेरी एक बात सवाल समझे। है। देखिए आपने मेरी एफडीए मेरी की बात की समझे। है, हम अच्छा जहाज बना रहे सिमिलरली हैं, आपका हम फ्री टैंक ट्रेड बना नहीं, रहे हैं, सुने हम मेरी बात, तोपें बना रहे हैं, हम सुने ड्रोन्स क्या बना नहीं रहे नहीं हैं, आप हम मुझे पता नहीं बताएं क्या ना क्या जरा। बना रहे हैं। हम नहीं अपनी बताए ना मुझे, मैं इंडस्ट्री बताता जो हूं है आपको। नहीं मैं उसको बताता हूं आपको। देखिए पॉलिटिकली आपका हमने आइटम था क्यों जूते, आपका आइटम इस था। तरीके से बर्बाद किया है? नहीं मैं आपको, मेरी गुजारिश कुछ और है, आप समझ नहीं रहे। मेरी गुजारिश ये है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद टर्की देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विद चाइना देखें। ये तीनों एग्रीमेंट सर नदीम साहब हमारे दोस्त होंगे, हमारे भाई होंगे, मगर ये तीनों एग्रीमेंट पाकिस्तान में मफादात में नहीं है। खुदा का वास्ता ये भी समझें, आप समझें इस चीज को। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक पैराडाइम बना लिया है कि ये तो हमारे अगेंस्ट में है और ये हमारे फेवर में है। मैं आईएमएफ की तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के किसी इंडस्ट्री के साथ बैठे और आप मुझे बताएं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना के साथ मैं कौन सी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री लगा सकता हूं? नहीं ले सकती सर। बात समझें। आपको कुछ मैं बार बार कहना नहीं चाहता, मगर मैं अंडर द टोन एक बात कर रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जिस पर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, वो खोलनी पड़ेंगी। नहीं, वो आईएमएफ ठीक है शब्बर जैदी साहब, आंखें बंद की हुई हैं, खोलनी पड़ेंगी। चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अभी हुआ है, उससे पहले हम झक मार अभी रहे नहीं थे। हुआ सर, अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सर, ये बहुत पुराना है। ये भी बता दूं आपको, आप ये कोई कम से कम 30 साल पुराना है। और ये हर दफे देखिए बात ये है जनाब नदीम साहब, ये जो ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद में बैठी है ना, इसको तो सिर्फ अपने दौरा करना होता है चाइना का एग्रीमेंट साइन करने के लिए। ये किसी इंडस्ट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले डिस्कस नहीं करते। सर अनफॉर्चुनेट बात ये है, ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, आप उसको सीधा करें पहले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बाद में करें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पूछे कि उन्होंने जो पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उसके साथ पाकिस्तानी सनत का क्या बनेगा। मगर मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, आईएमएफ कोई अच्छा मॉनिटर नहीं है, वो मॉनिटर बहुत खराब है। बट सवाल अब ये आता है नदीम साहब कि इस मॉनिटर से कैसे निकले। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बात बताता हूं, आपको सिंपल। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप डॉलर में फिक्स कैपेसिटी का रेट दे रहे हैं, डॉलर के अंदर फिक्स कैपेसिटी की रिटर्न दे रहे हैं पावर प्लांट को, आईपीपी को, और बिजली आप पैदा कर रहे हैं और बेच रहे हैं रुपये में, तो कहां से वो डॉलर आएंगे? मुझे ये समझा दे जरा। हमारी शबर जैदी साहब, आपसे बड़ी तफसील से मज़ीद बात हो सकती थी, बहुत से सवालात थे, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। नाज़रीन, ये थे साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।